नमस्ते। आज हम आपके सामने एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जो न सिर्फ यूरोप के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए बेहद अहम है। हाल ही में अमेरिका और रूस के बीच हुई बातचीत के बाद यूक्रेन में शांति की एक छोटी सी उम्मीद जगी है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सुझाव पर इस समझौते को मंजूरी दी है, लेकिन यह समझौता ज्यादा बड़ा नहीं है। पुतिन ने सिर्फ 30 दिनों के लिए ऊर्जा ढांचे पर हमले रोकने की बात कही है। इसका मतलब यह नहीं कि पूरी तरह से युद्ध रुक जाएगा। इसलिए पूर्वी यूरोप के देशों को लगता है कि यह जंग अभी खत्म होने वाली नहीं है और पुतिन कभी भी कोई चौंकाने वाला कदम उठाकर फिर से तनाव बढ़ा सकते हैं। इन देशों में से एक है पोलैंड। पोलैंड इस वक्त शायद दुनिया के सबसे असुरक्षित देशों में से एक है। यूरोप के दिल में बसा यह देश सदियों से उन दुश्मनों से घिरा रहा है जो इसे हड़पना चाहते थे। कुछ लोग मानते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत बन सकती है और पोलैंड इसका केंद्र हो सकता है। भले ही यह दावा पूरी तरह सच हो या न हो, पोलैंड कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। वह मजबूत कदम उठाकर यूरोप के सबसे ताकतवर देशों में से एक बनने की राह पर चल पड़ा है। सुवाल्की गैप और कैलिनिनग्राद की सीमाओं से आगे बाल्टिक क्षेत्र में सैन्य ताकत के रूप में उभरकर और 2024 में 2,16,000 से ज्यादा सक्रिय सैनिकों के साथ पोलैंड ने हाल ही में युद्ध की तैयारी का साफ संदेश दिया है। उसने ओटावा संधि से हटने का फैसला किया और बेलारूस की सीमा पर बारूदी सुरंगें बिछाने की घोषणा की। आइए इस फैसले को थोड़ा करीब से समझते हैं। हम देखेंगे कि पोलैंड रूस और बेलारूस के खिलाफ क्या रक्षात्मक कदम उठा रहा है और इसके जवाब में मिन्स्क और मॉस्को क्या कर रहे हैं। दोनों मित्र देश ओरेनिक मिसाइल को फिर से अपने त्रुप के पत्ते के रूप में लाने की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं पोलैंड के उस कदम की जिसमें उसने अपनी सीमाओं पर बारूदी सुरंगें बिछाने की योजना बनाई। पोलैंड ने लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया के साथ मिलकर ओटावा संधि से हटने की घोषणा की है। ओटावा संधि 1997 में हुई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे 160 से ज्यादा देशों ने मंजूर किया था। अगर ये देश इससे हटते हैं तो वार्सो और बाल्टिक देश लगभग 30 साल बाद फिर से बारूदी सुरंगों का जखीरा तैयार कर सकते हैं और उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। रूस के खतरे को देखते हुए पोलैंड ने इस संधि से हटने का फैसला किया ताकि नाटो की पूर्वी सीमा को रूस के खिलाफ एक सुरंगमयी किला बना सके। इस फैसले का एक खास मकसद था। वार्सो तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी कर रहा है। उसने साल के अंत तक लोगों के लिए सर्वाइवल गाइड बांटने की योजना बनाई और ईस्टर्न शील्ड नाम की एक बड़ी परियोजना शुरू की जिसे पोलैंड के सांसदों ने 1945 के बाद नाटो के पूर्वी हिस्से को मजबूत करने वाली सबसे बड़ी पहल बताया। सीमा पर बारूदी सुरंगें बिछाना शायद इस ईस्टर्न शील्ड मिशन को पूरा कर देगा। पोलैंड के इस कदम ने दुनिया भर में हलचल मचा दी है। यूरोप के नेताओं और अधिकारियों ने पोलैंड के इस साहसिक फैसले पर अहम टिप्पणियां की हैं। यूरोपीय संसद के सदस्य रिहो टेरास ने कहा कि पोलैंड और बाल्टिक देशों का ओटावा संधि से हटना शायद सही दिशा में उठाया गया कदम है। उन्होंने यह भी कहा कि यूरोप को अपनी पूर्वी सीमा की सुरक्षा के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए। ब्रिटेन के सरकारी सुधार और गृह मामलों के प्रमुख स्टीवन वेब ने पोलैंड और बाल्टिक देशों को इस फैसले के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में बारूदी सुरंगों की तत्काल जरूरत को देखते हुए ब्रिटेन का इस संधि में बने रहना बेकार है। वहीं फिनलैंड की संसद के सदस्य मिको सावाला ने सुझाव दिया कि अब फिनलैंड को भी ऐसा ही फैसला लेकर बारूदी सुरंगों पर कदम उठाना चाहिए। जैसा कि हम देख सकते हैं, पोलैंड ने अपने इस कदम से न सिर्फ यूरोप का सम्मान और प्रेरणा हासिल की बल्कि नाटो की बहुप्रतीक्षित रक्षा ढाल को भी मजबूत किया। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले खबर आई थी कि पोलैंड के ईस्टर्न शील्ड रक्षा कार्यक्रम के पहले हिस्सों का निर्माण बेलारूस, कैलिनिनग्राद और सुवाल्की पास की सीमाओं के पास शुरू होगा। यह अहम खबर पोलैंड के उप रक्षा मंत्री सेजरी टॉमचिक ने दी थी। उस वक्त ओटावा संधि लागू थी, इसलिए बारूदी सुरंगें इस ढाल का हिस्सा नहीं थीं। सेजरी टॉमचिक ने बताया कि ईस्टर्न शील्ड सिस्टम पोमेरानिया, वॉर्मिया मसूरिया, लुब्लिन, पोडलासिए और पोडकारपाकी क्षेत्रों को कवर करेगा। इस विशाल कार्यक्रम की लागत $2.5 बिलियन से ज्यादा होगी।
ईस्टर्न शील्ड के पहले हिस्सों का निर्माण पोलैंड की उत्तरी और पूर्वी सीमाओं पर शुरू होगा। मंत्रालय के प्रतिनिधि ने कहा कि प्रधानमंत्री टस्क की वजह से पोलैंड इस निर्माण के लिए साझेदार जुटाने में कामयाब रहा। यूरोपीय परिषद के निष्कर्षों में सुरक्षा का मुद्दा शामिल किया गया। उम्मीद है कि ब्रिटिश साझेदारों लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया की भागीदारी से यह परियोजना और मजबूत होगी। सीमा पर बारूदी सुरंगें जुड़ने के बाद इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी लेने वालों की संख्या बढ़ती दिख रही है। प्रधानमंत्री टस्क ने कहा कि 2028 तक पूरा होने वाला यह प्रोजेक्ट पोलैंड की पूर्वी और उत्तरी सीमाओं को न सिर्फ यूरोप में सबसे मजबूत बनाएगा, बल्कि सबसे आधुनिक भी। वार्सो सरकार की निर्णायक नीतियों से शुरू हुई यह रक्षा रेखा रूस और बेलारूस को सीधा डराने वाला संदेश देती है। बेलारूस इस रक्षा रेखा और बारूदी सुरंगों से बहुत चिंतित है, लेकिन पोलैंड के कदम यहीं तक सीमित नहीं है। लगभग 40,000 अनुभवी सैनिक बेलारूस की सीमा पर तैनात हैं। इसके अलावा पोलैंड के मुख्य युद्धक टैंक, बख्तरबंद पैदल सेना वाहन, सैन्य ट्रक और बड़ी संख्या में सैनिक बेलारूस की सीमा के पास कमांड सेंटर और सैन्य अड्डों पर तैनात किए गए हैं। नाटो द्वारा वित्त पोषित पोविड्स में आर्मी रेडी स्टॉक्स भंडारण सुविधा में 14 मुख्य युद्धक टैंक और एक M88 बख्तरबंद रिकवरी वाहन तैयार हैं, जो यूक्रेन की सीमा से करीब 250 मील पश्चिम में है। पोलिश वायुसेना के हवाई रक्षा सिस्टम को भी इन सीमा क्षेत्रों के पास बढ़ाया गया है। पोलिश वायुसेना के 2 जोड़ी F-16 लड़ाकू विमान और एक सहयोगी हवाई टैंकर इस वक्त देश की पूर्वी सीमा पर अलर्ट पर हैं। पोलैंड की ऐसी तैयारियों ने इतनी चिंता बढ़ा दी है कि बेलारूस ने रूस की ओरेनिक मिसाइल पर काम शुरू कर दिया है। आपको याद होगा कि दिसंबर 2024 में मिन्स्क में यूनियन स्टेट की सुप्रीम स्टेट काउंसिल की बैठक में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ओरेनिक मध्य श्रेणी बैलिस्टिक मिसाइल की तैनाती की घोषणा की थी। यह तैनाती 2025 की दूसरी छमाही में बेलारूस की जमीन पर होनी है। जैसे कि रूस के सामरिक परमाणु हथियारों को बेलारूस में तैनात किया गया था, वैसे ही यह फैसला कथित तौर पर बेलारूसी राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के अनुरोध पर लिया गया। पुतिन ने अपने फैसले को यूनियन स्टेट के भीतर सुरक्षा गारंटी संधि के तहत रूस की जिम्मेदारियों से जोड़ा। इसे बेलारूस की सुरक्षा के लिए एक कदम बताया, ताकि नाटो की संभावित चुनौती का जवाब दिया जा सके। दूसरी ओर लुकाशेंको ने बेलारूस में रूसी रणनीतिक मिसाइल सिस्टम तैनात करने की संभावना पर बात की। उन्होंने कहा कि क्रेमलिन के साथ रूसी रणनीतिक परमाणु हथियारों, खासकर RT-2PM2 जमीन आधारित मिसाइल सिस्टम की तैनाती पर बातचीत चल रही है। बेलारूसी सशस्त्र बलों ने ब्रेस्ट क्षेत्र में सोवियत युग के बुनियादी ढांचे को बहाल करने और आधुनिक बनाने के शुरुआती कदम उठाए हैं। खासकर RT-2PM टॉपोल GBMS के लॉन्च स्थलों को। बेलारूसी अधिकारियों ने कहा कि मिन्स्क को अभी भी रूस द्वारा बेलारूस में ओरेनिक मिसाइल सिस्टम की तैनाती के विशिष्ट मापदंडों और योजना की पूरी जानकारी नहीं है। उदाहरण के लिए, अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने बेलारूसी सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ को देश में रूसी ओरेनिक MS की तैनाती में मदद करने और इसके युद्धक उपयोग की सावधानी पूर्वक योजना बनाने का निर्देश दिया। हालांकि मेजर जनरल पावेल मुरावेयको के मुताबिक बेलारूस को यह नहीं बताया गया कि रूस बेलारूस में कितने ओरेनिक MS लॉन्चर तैनात करेगा। यह सिर्फ रूसी राष्ट्रपति को पता है। शीर्ष सैन्य राजनीतिक नेतृत्व के प्रतिनिधि इस फैसले को लेकर लोगों की चिंताओं का जवाब दे रहे हैं, जो रूस पर सैन्य निर्भरता बढ़ाता है और बेलारूस की संप्रभुता को प्रभावित करता है। जवाब में लुकाशेंको ने इनकार किया कि बेलारूस ने रूस के सामने अपनी संप्रभुता खो दी है। अपने हाल के कदमों के उलट उन्होंने दावा किया कि बेलारूस में रूसी कब्जा नहीं है और जब तक वह देश के नेता हैं, ऐसा नहीं होगा। दूसरी ओर बेलारूसी सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ के उप प्रमुख कर्नल सर्जी लगोडजुक इस फैसले को यूरोप में अमेरिकी मध्य श्रेणी हथियारों की तैनाती के खिलाफ जवाबी कदम बताते हैं। इस क्षेत्र का सैन्यीकरण कर्नल सर्जी लगोडजुक के मुताबिक रूस की यूक्रेन के खिलाफ जंग और बेलारूस के खिलाफ शुरू की गई सूचना अभियान का हिस्सा है, जिसका मकसद देश के अधिकारियों और नेतृत्व को बदनाम करना
और संघर्ष को भड़काने की स्थिति पैदा करना है। बेलारूस का सैन्य राजनीतिक नेतृत्व मानता है कि यह मिसाइल सिस्टम, जो पहले से ही बेलारूस में मौजूद परमाणु हथियारों की तरह है, नाटो की संभावित आक्रामकता के खिलाफ एक गंभीर रुकावट पैदा करेंगे। रूसी रणनीतिक मिसाइल बलों के कमांडर कर्नल जनरल सर्जी करकाएव ने पुष्टि की कि रूसी सैन्य कमान एक नए मध्य श्रेणी मिसाइल सिस्टम के लिए रणनीतिक मिसाइल बलों की नई संरचनाएं बनाने पर काम कर रहा है। ओरेनिक एमएस रूसी सशस्त्र बलों के रणनीतिक मिसाइल बलों का हिस्सा बनेगा। बेलारूस की जमीन पर तैनाती के मामले में यह सिस्टम या तो रूसी सशस्त्र बलों के मुख्य मुख्यालय या रूस और बेलारूस की क्षेत्रीय सैन्य टुकड़ियों के संयुक्त कमांड के अधीन होंगे। यहां रूसी पक्ष निर्णय लेने में हावी रहेगा और बेलारूसी पक्ष को सिर्फ सलाह देने का अधिकार होगा। रूसी विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक बेलारूस अपने सैन्य कर्मियों को प्रशिक्षित नहीं करता, तब तक रूसी सेना ही विशिष्ट लक्ष्यों की सेवा करेगी और लॉन्च करेगी। इसके अलावा विशेषज्ञों ने सार्वजनिक रूप से बेलारूस की इस सिस्टम के निर्माण में भागीदारी की पुष्टि की। खासकर मिन्स्क व्हील ट्रैक्टर प्लांट MZKT द्वारा निर्मित इसके लॉन्चरों के लिए चेसिस की आपूर्ति। बेलारूस को सिर्फ रूस से मिसाइलें चाहिए और वह कथित तौर पर चेसिस और लॉन्चर खुद बनाएगा। खासकर 2024 के पहले 9 महीनों में MZKT ने 26 वैगनों में उपकरण और घटकों को वोल्गोग्राड के फेडरल रिसर्च एंड प्रोडक्शन सेंटर को भेजा, जो ओरेनिक एमएस का सह निर्माता है। कुछ रूसी सैन्य विशेषज्ञों का अनुमान है कि बेलारूस में ऐसी जगहों से ओरेनिक IRBM लॉन्च करना बेहतर होगा जो सीधे निशस्त्रीकरण हमले से सुरक्षित हों। मोगिलेव क्षेत्र में मोगिलेव और बोब्रुइस्क के आसपास के इलाके इसके लिए उपयुक्त माने जाते हैं, क्योंकि वहां पर्याप्त जंगल, कम आबादी, मौजूदा हवाई अड्डे, सड़कें, रेलवे, हवाई रक्षा कवरेज और रूस की सीमा से नजदीकी है। हमारे लिए इन जगहों को निशाना बनाना मुश्किल होगा। हालांकि ओरेनिक IRBM को पश्चिम की ओर तैनात करना जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि उनकी शुरुआती उड़ान के दौरान दुश्मन की हवाई रक्षा सिस्टम उन्हें निशाना बना सकती है। रूसी सैन्य विशेषज्ञों के मुताबिक ओरेनिक एमएस के 8 से 12 लॉन्चर 2 स्थानों पर रखे जा सकते हैं, जो रूसी रणनीतिक मिसाइल बलों के एक पूर्ण मिसाइल रेजिमेंट के बराबर है। ओरेनिक एमएस की तैनाती के लिए एक और संभावित जगह गोमेल क्षेत्र में शेरेटंका गांव हो सकता है, जहां सोवियत काल में रणनीतिक मिसाइल बलों की 369वीं मिसाइल रेजिमेंट का परित्यक्त बेस था। जून 2022 में RTG संयुक्त कमांड का एक प्रतिनिधिमंडल वहां अनिर्दिष्ट निरीक्षण के लिए गया था। सोवियत काल में RSD-10 पायनियर मिसाइल सिस्टम और RT-2PM टॉपोल रणनीतिक मिसाइल सिस्टम वहां तैनात थे। बेस के पास और ऊपर सभी जरूरी बुनियादी ढांचा मौजूद है, जिसमें परमाणु मिसाइलों को उतारने का प्लेटफॉर्म, रेलवे, बॉयलर हाउस, बैरक और गोदाम शामिल हैं। इन बुनियादी ढांचे की जरूरतों को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि ओरेनिक मोगिलेव क्षेत्र में चाउसी, क्रिचो और चेरिको के बीच के इलाकों में या क्रिचो, बोब्रुइस्क और किरोवस्क के बीच हो सकता है। रूस के पड़ोसी क्षेत्रों का जिक्र शायद बेलारूस में काम कर रही रूसी रणनीतिक मिसाइल बलों की लड़ाकू टास्क टीमों से है, जो बार बार दिशा और तैनाती बदलती हैं। स्थायी तैनाती बिंदु रूस के स्मोलेंस्क ओब्लास्ट में बन सकते हैं, जबकि अस्थायी तैनाती बिंदु बेलारूस के मोगिलेव और गोमेल ओब्लास्ट में स्थापित हो सकते हैं। मोगिलेव क्षेत्र में ओरेनिक IRBM की तैनाती पोलैंड के रेडजिकोवो और रोमानिया के डेवेसेलू में अमेरिका और नाटो की मिसाइल रक्षा प्रणालियों को दरकिनार करने की गारंटी नहीं देती, जो SM-3 ब्लॉक IIA संस्करण में है। मोगिलेव से इन सुविधाओं की सीधी दूरी क्रमशः 850 किलोमीटर और 1170 किलोमीटर है। बेलारूस की जमीन से ओरेनिक IRBM के इस्तेमाल का सिर्फ एक सैन्य परिदृश्य है। इस परिदृश्य में पोलैंड और रोमानिया में अमेरिका और नाटो की मिसाइल रक्षा ठिकानों को बड़े पैमाने पर मिसाइल हमले या सामरिक परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से पहले नष्ट करना शामिल है। इसके बाद ओरेनिक IRBM को बेलारूस की जमीन से यूरोप में लक्ष्यों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है, बिना मिसाइल रक्षा प्रणालियों से अवरोधन के खतरे के। ऐसा परिदृश्य तभी संभव हो सकता है
अगर रूसी नेतृत्व यूक्रेन के साथ संघर्ष को यूरोपीय युद्ध क्षेत्र पर नाटो के साथ क्षेत्रीय युद्ध की ओर बढ़ाने की योजना बनाए। ओरेनिक की तैनाती इस धारणा पर आधारित लगती है कि यूक्रेन व्यावहारिक रूप से इन लक्ष्यों को नहीं मारेगा। हालांकि यूक्रेनी सशस्त्र बल इन क्षेत्रों में ओरेनिक आईआरबीएम को आसानी से नष्ट कर सकते हैं। अब पोलिश पक्ष भी बेलारूस से किसी भी रूसी मिसाइल गतिविधि में शामिल हो सकता है। वार्सो सरकार का तर्क है कि क्रेमलिन की आक्रमण क्षमताओं को सीमित करना चाहिए। दूसरी ओर मिन्स्क पक्ष वार्सो की चेतावनियों के बावजूद चुप नहीं बैठना चाहता। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने पुष्टि की है कि वह रूस से 10 ओरेनिक आईआरबीएम खरीदना चाहते हैं और उन्हें रूस के स्मोलेंस्क ओब्लास्ट के पास बेलारूस की सीमा पर तैनात करना चाहते हैं। रूस अपनी ओर से बेलारूस को सामरिक परमाणु हथियार वाहकों की आपूर्ति बढ़ाने की योजना बना रहा है। खासकर जून 2024 से ओसिपोविची में सैन्य इकाई नंबर 12,147 के क्षेत्र में 2 नए हैंगर बनाए गए हैं, जहां बेलारूस सशस्त्र बलों की 465वीं मिसाइल ब्रिगेड है नए इस्कंदर एम ऑपरेशनल टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम के लिए। ये हैंगर आकार और दिखावट में 2 साल पहले यहां बने एमएस बंकरों जैसे हैं। यह मिसाइल ब्रिगेड खुद रूसी सामरिक परमाणु हथियारों के लिए कथित स्थानों में से एक बोल्शाया ग्रेसिया गांव में 14वां आर्टिलरी गोला बारूद बेस की जमीन पर से 12 किलोमीटर दूर है। प्रत्येक हैंगर में 12 युद्धक वाहन रखे जा सकते हैं। फरवरी 2024 में लुकाशेंको ने कहा कि बेलारूस के पास पहले से ही 2 इस्कंदर एमएमएस बटालियन हैं। निर्माण गतिविधियां बताती हैं कि बेलारूस में इस्कंदर एमएमएस से लैस एक नई मिसाइल ब्रिगेड बनाई जाएगी। इस मामले में निकट भविष्य में मिसाइल ब्रिगेड में सामरिक परमाणु हथियार वाहकों के लॉन्चरों की कुल संख्या 12 इकाइयों तक पहुंच जाएगी। साथ ही रूसी सैन्य औद्योगिक परिसर इस सिस्टम के लिए 1000 किमी तक की रेंज वाली मिसाइलों को संशोधित कर रहा है। 2025 के अंत तक रूस बेलारूस की जमीन पर 1000 से 6000 किमी की अधिकतम रेंज वाले मिसाइल सिस्टम भी तैनात करेगा। यह संभव है कि इस्कंदर एम और ओरेनिक मिसाइल सिस्टम की एक अतिरिक्त खेप झापाद 2025 रणनीतिक युद्धाभ्यास की तैयारियों के हिस्से के रूप में बेलारूस में आएगी और सोयुजनाया रेशिमोस्ट 2022 अभ्यास के बाद की तरह वहां स्थायी रूप से रहेगी। नाटो के पूर्वी हिस्से के इतने करीब संभावित संचालन क्षेत्र में ऐसे सिस्टम की तैनाती से पता चलता है कि रूस और बेलारूस यूरोप में महत्वपूर्ण सैन्य और लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे के खिलाफ पारंपरिक और परमाणु दोनों संस्करणों में पहले से मिसाइल हमलों के परिदृश्यों की तैयारी कर रहे हैं। इस संदर्भ में पुतिन ने बेलारूस से लंबी दूरी की मिसाइल हथियारों की अतिरिक्त डिलीवरी का जिक्र किया और पश्चिमी विरोधियों को समान हथियारों की आपूर्ति करने के रूस के अधिकार के बारे में अटकलें लगाईं। यूक्रेन और नाटो के उन्नत मिसाइल रक्षा और लंबी दूरी की मारक क्षमताओं में निवेश बेलारूस में रूसी मिसाइल सिस्टम की तैनाती से खतरे को कम कर सकते हैं। लेकिन इससे भी जरूरी यह है कि पोलैंड इन तैयारियों का जवाब कैसे दे रहा है। बेलारूसी पक्ष और रूस शायद पोलैंड के सैन्य कदमों से ज्यादा चिंतित हैं। बारूदी सुरंगों की तैनाती के अलावा वार्सो पक्ष रूसी और बेलारूसी खतरों के खिलाफ काम करना जारी रखे हुए है। पोलैंड ने बेलारूस के खिलाफ खासकर सीमा रेखाओं पर सैन्य और सुरक्षा उपाय तेज कर दिए हैं। पोलिश प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क और रक्षा मंत्री व्लादिस्लाव कोसिनियाक कामिस्च ने घोषणा की है कि इस क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस और सैन्य बल भेजे जाएंगे। उम्मीद है कि पोलैंड के इन सभी रक्षात्मक कदमों के बाद बेलारूस का रवैया बदलेगा। सबसे संभावित परिदृश्य यह है कि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लंबा खींचेगा और बेलारूस संतुलन का खेल खेलता रहेगा, रूस के करीब जाएगा लेकिन पूर्ण समर्थन या एकीकरण से दूर रहेगा। लेकिन लुकाशेंको के लिए समस्या यह है कि यह समीकरण तेजी से अनजान होता जा रहा है। किसी भी पल पोलैंड का बेलारूस से सामना हो सकता है और यह अलेक्जेंडर लुकाशेंको के अंत का कारण बन सकता है। लगभग 3 लाख सैनिकों और आधुनिक सैन्य संसाधनों के साथ पोलैंड पूर्वी यूरोपीय ब्लॉक में नाटो के एक ऐसे सहयोगी के रूप में लगातार सतर्क है जिसका सामना बेलारूस नहीं करना चाहता।